हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 16 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज के फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। सेंटर प्लान्स लिमिट ऑन परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर। तो गाइस, अभी क्या है, सेंटर प्लान कर रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स, जो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर जो फार्मर परचेज करता है उस पर लिमिट लगाई जाए। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में जाएगी। तो इसके अंडर क्या है, जो भी इंडिविजुअल फार्मर एक क्रॉपिंग सीजन में कितने फर्टिलाइजर्स बैग खरीद सकता है सब्सिडाइज्ड, उस पर नंबर लगाया जाएगा, उस पर कैप लगाई जाएगी। अब ये हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि गाइस क्या है, जो भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है, तो ताकि हम क्या कर सकें, जो सब्सिडी बिल है जो दिन पे दिन बढ़ी जा रहा है उसको हम क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें, जो सब्सिडाइज बिल है उसको रिड्यूस कर सकें। डाइवर्जन का मतलब क्या है, लोग क्या है जानबूझ के ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर खरीदते हैं और उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या कर सकते हैं, उसकी सप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर बैग मिलते हैं उसके नंबर पे क्या लगाया जाए, कैप लगाया जाए। 2019-20 में देखा गया है जो टोटल अमाउंट जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का है वो कितना है, 79,996 करोड़। मतलब देख सकते हो गवर्नमेंट अपने जेब से कितना पैसा क्या करती है, देती है। ठीक है, करंटली गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है, नॉन डिनाइल पॉलिसी। नॉन डिनाइल पॉलिसी का मतलब क्या है, कोई भी एनी बॉडी चाहे वो नॉन फार्मर भी हो, वो क्या कर सकता है, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर को खरीद सकता है इन एनी क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी पे लिमिट नहीं है। थ्रू POS मशीन, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स है, उसके थ्रू क्या है, कोई भी फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को खरीद सकता है। ठीक है, सब्सिडी का मतलब आपको पता ही होगा, सब्सिडी का मतलब यही होता है, ये क्या है, वो पैसा जो कंपनीज़ को पे करती है गवर्नमेंट आफ्टर, जब कंपनीज़ के फार्मर्स को जो सेल कर देते हैं फर्टिलाइजर, वो विच आर रजिस्टर्ड ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अभी क्या देखो गाइस, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम्स के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो गाइस हमें पता है दो तरह की सब्सिडी स्कीम है, मेनली एक यूरिया सब्सिडी स्कीम है, एक है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, दैट इज द NBS पॉलिसी। तो गाइस आपको पता है हमारे इंडिया में 3 फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा चलते हैं, NPK, दैट इज द यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश। ठीक है, तो देखो यूरिया सब्सिडी में क्या है, जो यूरिया का जो MRP है, दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये कौन फिक्स करते हैं, सेंटर में। जबकि अगर हम P&K, दैट इज द फॉस्फोरस एंड पोटैश का देखा जाए, तो जो MRP है P&K का फर्टिलाइजर का, वो कौन डिसाइड करता है, जो भी उसे मैन्युफैक्चर करता है वो उसका डिसाइड करता है। ठीक है, बाकी इस पर जो सब्सिडी दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ यूरिया एट फार्म गेट और जो नेट मार्केट रियलाइजेशन होती है यूरिया यूनिट्स पे, उसे हम सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, जबकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्या होता है, जो इसका फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या फिक्स रेट होती है सब्सिडी की जो भी दी जाती है। ठीक है, किस पे, फॉस्फोरस और पोटैश पे। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो MRP इसकी कौन डिसाइड करता है, जो भी इसको मैन्युफैक्चर करता है वो इसके डिसाइड करता है। अब हम पढ़ सकते हैं 3 बेसिक टाइप है हर फर्टिलाइजर के जो यूज़ होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जैसे यूरिया, दैट इज द N, डाई अमोनियम फॉस्फेट, दैट इज द फॉस्फोरस एंड द पोटाश। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, अभी फर्टिलाइजर सब्सिडी के साथ इश्यूज़ क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो अमाउंट है वो राइज हो रहा है डे बाय डे, और जो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। ठीक है, अभी क्या है, यूरिया को आप बहुत कम प्राइस में दे देते हो, जिसकी वजह से क्या है, लोग भी क्या है, जो फार्मर्स हैं वो इररेलेवेंट क्या है फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, तो इम्बैलेंस यूज़ करते हैं नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का एंड पोटैश का। यूरिया का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेबरिंग कंट्रीज में उसको डाइवर्ट कर देते हैं या फिर उसे नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, डोमेस्टिकली क्या है, इसको ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, इसकी वजह से क्या है, हम अपने जो इंपोर्ट्स पे हैं ज़्यादा डिपेंडेंट है, एंड इट लेट्स टू द राइजिंग इंपोर्ट। ऑफ कोर्स अब ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करोगे, क्योंकि आपको जो फ्री की चीज़ मिलती है ना, उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इररेलेवेंट मैनर में यूज़ करते हैं, तो कैप लगानी जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है, जो गवर्नमेंट है उसी का खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है, और वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। वुमेन हैज़ राइट ऑफ रेजिडेंस इन द शेयर्ड हाउस होल्ड ऑफ इन लॉज सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है जो सोशल इश्यूज़ के अंदर जाएगी, आइदर इन GS1 और GS2। तो गाइस अभी क्या है, वुमेन को ये राइट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर वो इन लॉज जहाँ भी रहते हैं उस घर में वो रह सकते हैं, इरिस्पेक्टिव क्या हस्बैंड उस घर का ओनर है या नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि वुमेन के पास राइट है कि वो शेयर्ड हाउस में रह सकती है, चाहे वो उसके इन-लॉज के द्वारा ओन किया गया है या फिर उस रेंट पे रह रहे हैं, और वो डिसाइड नहीं करेगा चाहे उसके हस्बैंड उस घर के मालिक हैं या नहीं। ठीक है, जो प्रोटेक्शन दी है वुमेन को वो किसके अंडर दी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर दी है। इसके अंदर जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, इसका मतलब क्या है, वहाँ
शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब वही है वुमेन जहाँ पे कभी भी रह चुकी है, मतलब कि अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे अगर वो वहाँ रह चुकी है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, चाहे वो सिंगल थी जब वो रह चुकी हो या फिर अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रह चुकी हो, एंड अब वो हाउस जैसा भी हो सकता है, वो रेंटेड भी हो सकता है या फिर ओन्ड भी हो सकता है। अब जरा हम ये पढ़ लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का क्या कह रहा है। जो कि सिविल लॉ है जिसका एम यही था कि हम क्या कर सके, डोमेस्टिक वायलेंस को प्रोटेक्ट कर सके, जो एग्रीव वुमेन है उसको रिलीफ प्रोवाइड कर सके, जैसे कंपेंसेशन, प्रोटेक्शन एंड राइट टू रेजिडेंस इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। देखो इसको क्या क्या डोमेस्टिक वायलेंस को लीगल डेफिनेशन दी गई है जिसके अंदर हम वुमेन को 4 कैटेगरीज ऑफ एब्यूज से प्रोटेक्ट करते हैं, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल या इमोशनल या इकोनॉमिकली। ये क्या करता है, मैरिड वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है, या फिर जो वुमेन लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, या फिर जो फैमिली मेम्बर्स जैसे मदर्स या ग्रैंड मदर, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा जो अर्लियर जजमेंट्स है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे, देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या करता है, वुमेन को सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज इवन आफ्टर द डाइवोर्स। डाइवोर्स के बाद भी अगर कोई उन पे ऐसा मैरिटल अब्यूज हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करता है। वुमेन क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट किसी और वुमेन के अगेंस्ट भी फाइल कंप्लीट कर सकती है, लाइक अपनी मदर इन लॉ या फिर जो सिस्टर इन लॉ है उसके अगेंस्ट भी फाइल कंप्लीट कर सकती है अगर किसी ने उसको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक्यूज़ किया हो। बाकी मेंटेनेंस ग्रांट करना वो वाइफ्स की अर्निंग पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट ग्रांटिंग मेंटेनेंस नेवर डिपेंड ऑन द वाइफ्स अर्निंग। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए शायद वो फ्लो नहीं बन पा रहा होगा जो आप मेरे से मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब कि एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। मैंडेटरी बिल्डिंग एनर्जी कोड नीडेड बाय 2030 सेज UNEP। जो कि अभी क्या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट लाई है, उसमें इन्होंने ये बोला है कि बिल्डिंग एनर्जी कोड को हमें मैंडेटरी चाहिए 2030 तक, क्योंकि क्या है बिल्डिंग की वजह से भी क्या है बहुत ज़्यादा जो हमारे एमिशंस होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, वो हमारे क्या डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसे घटाने के लिए हमें क्या करना है, एक बिल्डिंग एनर्जी कोड मैंडेटरी चाहिए। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या बिल्डिंग एनर्जी कोड आउटलाइन करता है कि हमें किस वे में बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहिए, सस्टेनेबल वे में हमें उसको डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बना सकें और जो वो एनर्जी जितनी उसे रिक्वायर्ड है उसे हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें टू प्रोवाइड कूलिंग एंड हीटिंग। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता ही होगा, हम काफ़ी बार इस तरह के टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं। अभी रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट किया गया है, देखो हाईलाइट सबसे पहले ये किया गया है कि बिल्डिंग सेक्टर की वजह से जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है या जो कार्बन एमिशंस है वो डे बाय डे क्या राइज हो रही हैं। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से क्या है ग्लोबली जो एनर्जी यूज़ हो रहा है इट इज़ 1/3, और ये माना जा रहा है 2060 तक ये जो परसेंटेज है ये 50% तक हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी जो बिल्डिंग्स की है उससे रिलेटेड कुछ एक्शंस या प्लान्स हैं उसको लेके आना चाहिए। स्पेस कूलिंग एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। तो गाइस आपको पता है जो इंटरनल स्पेसिंग होती है बिल्डिंग्स की, बड़ा बड़ा स्पेस होता है, उसको कूल करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो स्पेस कूलिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी को मतलब कि एनर्जी सबसे ज़्यादा वो लेती है। दैट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। और 2010 से 2018 के बीच में 33% एनर्जी डिमांड स्पेस कूलिंग की वजह से बढ़ी है। इसने सुजेस्ट किया है कि बिल्डिंग एनर्जी कोड एक एफिशिएंट रेगुलेटेड टूल है अगर हमें बिल्डिंग सेक्टर में जो कार्बन एमिशंस है उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है या डीकार्बोनाइज करना है। हाउएवर 2019 में देखा गया ओनली 75 कंट्रीज़ हैं या उससे भी कम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बिल्डिंग एनर्जी कोड को वॉलंटरी या मैंडेटरी क्या किया, डेवलप किया है। इंडिया में अगर देखा जाए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए वो 2007 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या कर सकें, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बना सकें, अपना मतलब कि इस तरह से बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करें टू एस्टेब्लिश मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। 2018 में सेपरेट एनर्जी कोड भी लेके आए थे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। तो क्या ये जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। सेपरेट एनर्जी कोड किस लिए लेके आए थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, जैसे इको निवास संहिता इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए इको निवास संहिता किसके रिगार्डिंग है, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि इट इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी
इट इज़ रिलेटेड टू द बिल्डिंग एनर्जी कोड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीजेज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो गाइस कल भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, तो गाइस इसमें सबसे पहले दो ही बातें मतलब कि यूजफुल हो जाती हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दोनों किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, IMF के द्वारा। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। जो गाइस ये बाई एनुअल रिपोर्ट है। बाई एनुअल का रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक साल में 2 बार आती है। देखो गाइस दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक बाई एनुअल होता है। देखो जो गाइस बाई एनुअल होता है इसका मतलब होता है 2 साल में एक बार आना है। जो बाई एनुअल होता है इसका मतलब क्या है, 1 साल में 2 बार रिपोर्ट आती है, जो एनालाइज करती है कि ग्लोबली इकोनॉमिक डेवलप किस तरह होती है ड्यूरिंग द नियर एंड द मीडियम टर्म। मतलब आसपास के अगले 6 महीने में कैसे होने वाला है या 3 महीने में क्या सिस्टम होने वाला है, उसको क्या करती है, एस्टिमेट करती है। अब हाईलाइट क्या ही आप सोच ही सकते हो क्या हाईलाइट होगी, कोरोना की वजह से क्या पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ग्लोबल ग्रोथ देखा गया -4.4% है, मतलब कि 4.4% ग्लोबली क्या है, डाउनग्रेड हुई है ग्रोथ। ठीक है, 2020 में। और इंडिया की अगर इंडिया स्पेसिफिक देखा जाए तो 10.3% डाउनग्रेड हुई है, लेकिन 5.2% 2021 में क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। चाइना एक अकेली कंट्री है जिसने 2020 में भी वो एक्सपेंड हुई है, कितना, 1.9%। सजेशंस क्या है, देखो सजेशंस यही है कि अगर हमें ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेंशंस को डिक्रीज करना है बिटवीन द कंट्रीज, तो हमें मल्टीलेटरल कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्या, हमें क्या करना होगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कमिटमेंट्स को इंप्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा सेकंड रिपोर्ट है दैट इज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये क्या असेसमेंट बताती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्या चल रहा है, क्या सी मार्केट चल रही है, और जो भी मार्केट फाइनेंसिंग है उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, हाईलाइट्स क्या है, देखो इन्होंने बोला है कि नो डाउट अभी कोरोना है, कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी पर जो इतना इम्पैक्ट पड़ा है, अभी फिलहाल के लिए नियर टर्म के लिए देखा गया है जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर जो रिस्क था उसे अभी क्या कर लिया गया, कंटेन कर लिया गया, मतलब संभाल लिया है। लेकिन क्या डे बाय डे ये वल्नरेबिलिटी की तरफ ज़्यादा है, और कुछ कंट्रीज में तो क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो कंसर्न्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं। ठीक है, सजेशन इन्होंने यही बोला है, सबसे पहले हमें एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। एकोमोडेटिव पॉलिसीज़ का मतलब क्या है, इस तरह की पॉलिसीज़ हमें लेनी पड़ेगी ताकि हम रिकवरी कर सकें ज़्यादा जल्दी से जल्दी, और उसे सस्टेनेबल वे में। ये नहीं कि हमने 2 महीने के लिए रिकवर कर लिया और फिर दोबारा वही हाल हो रहा है, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर करेंगे और उसको सस्टेनेबल भी रखेंगे। ठीक है, सेकेंड हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नॉन बैंक फाइनेंशियल सेक्टर है उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उससे क्या हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा अच्छे वे में। ठीक है, अब जरा हम IMF के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आप सबको पता होगा 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मेंबर इसके 189 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। जो लो इनकम कंट्रीज हैं उसे ये इंटरेस्ट रेट 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है। देखो IMF का एम क्या है, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बूस्ट कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सके, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस कपिला कैंपेन एंड इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3। तो गाइस आपको पता है कल अब्दुल कलाम जी का बर्थ एनिवर्सरी थी। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये किस में जाएगी गाइस, ये भी सोशल इश्यूज़ में ही जाएगी या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर भी जा सकती है। ठीक है, सो गाइस जो कपिला कैंपेन है इसकी जो फुल फॉर्म है जरा हम ये पढ़ लेते हैं, कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो इस कैंपेन के अंडर क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है, मतलब जो अपनी लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इन सब में हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से आप अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करा सकते हो। पेटेंट का मतलब क्या है, आप अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या करेक्ट सिस्टम है अपनी इन्वेंशन को पेटेंट कराने का, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल किस तरह से आप अपनी वेरियस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन्हें उनके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इसकी जो है इंक्रीज़ मिले 15% ओवर द प्रीवियस है। मतलब कि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, जो इन्वेंशंस है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। इसी वजह से क्या 2018-19 में 15% जो पेटेंट्स हैं या फिर जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो एप्लीकेशन फाइल हुए हैं वो 15% इंक्रीज़ हुई हैं। अब गाइस ये आपको पता ही होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब आपकी माइंड की क्रिएशन, आपकी खुद की इन्वेंशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट रेफर्स टू द योर क्रिएशन ऑफ माइंड। जैसे कुछ भी इन्वेंशन हो सकती है, कोई लिटरेसी आर्टिस्ट वर्क हो सकता है, कोई आपने डिज़ाइन बनाया हो, कोई सिंबल बनाया हो, या कोई भी आपने नेम या इमेजेस बनाई हो जो कॉमर्स में यूज़ होती है। इसके अंदर डिफरेंट होती हैं, जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स,
ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, ट्रेड सीक्रेट, तो ये सब क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में कवर होते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आपको पता भी होगा, आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है क्या, तो गाइस अभी क्या इसका 3rd पार्ट स्टार्ट किया है, इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था 2018 में। देखो इसका मेजर फोकस क्या है, ताकि हम क्या कर सकें, लोकल इनोवेशन इकोसिस्टम को हम क्रिएट कर सकें, स्टार्टअप सपोर्टिंग मैकेनिज्म, देखो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें, हम इंस्टीट्यूट्स को प्रिपेयर कर सकें फॉर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो गाइस हमने ये रिपोर्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ARIIC रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम इंस्टीट्यूट्स को इसके लिए प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। अभी तक क्या है 1700 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर क्या है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है। अब IIC 3rd पार्ट के अंदर हमारा एम क्या है, ताकि हम 5000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में IIC को एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम चलते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज़ पे, छोटी छोटी न्यूज़ पे। UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, सो गाइस आई थिंक मैंने ये सेम न्यूज़ आपको पहले भी कराई है। रिसेंटली क्या है इंडिया ने $1 मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस एजेंसी में, ताकि हम क्या कर सकें पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज को सपोर्ट कर सकें। देखो जो UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है ये एक UN की एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा 1949 में। इसके अंदर क्या है जो UN है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू नियर अबाउट 5.6 मिलियन पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज को, जो रजिस्टर्ड है किसके साथ, UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के साथ। देखो इसका मिशन क्या है, जो पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज चाहे जॉर्डन में रह रहे हो, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम या गजा स्ट्रिप, जो भी पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन सब कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनकी हम हेल्प कर सकें, उनको फुल ह्यूमन डेवलपमेंट पोटेंशियल अचीव हो, पेंडिंग अ जस्ट एंड लास्टिंग सॉल्यूशन टू देयर पैर, ठीक है। इसको ऑलमोस्ट जो फंड किया जाता है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा फंड किया जाता है बाय UN मेंबर्स। जो भी UN मेंबर स्टेट्स हैं वो इस फंड में क्या करते हैं, डोनेट करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्या करेगी, म्यांमार को पहली सबमरीन डिलीवर करेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया जो डिलीवर करी है उसका नाम है इंडियन नेवल शिप सिंधु वीर, जो कि 1 किलो क्लास सबमरीन है, वो म्यांमार नेवी को क्या करिए डिलीवर करिए। तो गाइस किलो क्लास सबमरीन क्या होते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होती है, जो कि रशिया के द्वारा बिल्डअप की गई है। देखो जो हम इंडिया जो म्यांमार को डिलीवर कर रही है वो एक इंडिया का विजन है, किसका, सागर। तो गाइस आपको पता ही होगा सागर हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, सागर का मतलब ये होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके अंदर क्या इंडिया क्या करते हैं, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी सिक्योर रख सके, उनको भी ग्रोथ कर सके। तो इस विज़न के अंडर क्या है, हम म्यांमार को ये डिलीवर किया ताकि हम नेबरिंग कंट्रीज़ की कैपेसिटीज़ को बिल्डअप कर सकें एंड उनको भी सेल्फ रिलायंट बना सकें, ठीक है। इंडिया म्यांमार को जो ये मिलिट्री आउटरीच दे रही है वो इसलिए भी दे रही है क्योंकि अभी क्या है हमारी इंडिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री टेंशन बढ़ रही है, तो क्या है इससे पहले कि चाइना म्यांमार को अपने हिस्से में ले ले, तो इंडिया चाह रही है कि मैं ही क्यों ना करूं, पहले उनको अपने कब्जे में ले लूँ। तो इस तरह का यही है, ठीक है। ये सब भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है। आगे बढ़ते हैं, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज इंडिया एंड्रॉइड ऐप। तो ये जो ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा, ताकि हम सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें टू इंटीग्रेट क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस ऑल इट्स सर्विस। तो जो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2012 में से सेटअप किया गया था, एक की सेक्टर स्किल काउंसिल है जिसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया गया। देखो जो स्किल प्लेटफॉर्म है क्या करता है, देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स को अपग्रेड करता है। किस तरह से अपग्रेड करता है, देखो आपको पता है जो मार्केट की जो डिमांड्स होती हैं वो चेंजिंग है, ठीक है। तो चेंजिंग मार्केट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, लोगों की स्किल्स को क्या कर सकें, अपग्रेड कर सकें, और जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उस एम्प्लॉय को बना सकें। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकता है, जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं या जो अप टू डेट जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें वो क्या कर सकता है, हायर कर सकता है, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकता है। सेकेंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बल सेवा योजना लॉन्च। तो हम सबसे पहले ये पता है थैलासीमिया है क्या। देखो जो थैलासीमिया है एक ये इनहेरिटेड क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। देखो ये स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, एक कोल इंडिया के द्वारा, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, हिमेटोपोइसिस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है, जिसका एम क्या है कि हम क्या कर सके, वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे जो लोग जेनेटिक डिफेक्ट से क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, या फिर जेनेटिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जैसे थैलासेमिया हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गया, उन लोगों को हम क्या करेंगे, वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 4 पेशेंट हुआ है वो मैच्ड फैमिली डोनर, ठीक है। देखो ये प्रोजेक्ट प्राइमरली किन के लिए, जो अंडर प्रिविलेज थैलासेमिया पेशेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो इन सब के जो क्योर है उनको मतलब कि क्या नहीं कर पाते, यार एक सेकेंड,
अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। देखो थैलासीमिया क्या है, इनहेरिटेड क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, जब कोज होता है जब क्या बॉडी में इतना प्रोटीन नहीं बनता जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। थैलासीमिया की वजह से एनीमिया हो सकता है, अगर ज़्यादा सीवियर एनीमिया हो जाए इसकी वजह से ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेथ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं न्यू शेफर्ड। देखिए जो न्यू शेफर्ड है क्या, देखो पहली बात हम पढ़ते हैं ये एक रीयूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट सिस्टम है, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया ताकि एस्ट्रोनॉट्स को या जो रिसर्च पेलोड्स हैं उनको कैरी कर पाएगा। पास द कार्बन लाइन, अब कहीं कार्बन लाइन क्या है, एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस की, ठीक है। इसको यूएस बेस्ड स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको किसके नाम पे रखा गया, जो पहला एस्ट्रोनॉट, जो फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस पे गए थे, अलन शेफर्ड, उनके नाम पे इसको रखा गया। आगे बढ़ते हैं मैक्स 6478 क्या है, देखो गाइस ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। देखो ये व्हीट वैरायटी है जिसे हाई यील्डिंग एस्टिवियम भी बोलते हैं। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, अग्रकार रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है किसका, डीएसटी का, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देखो जो इसकी जो व्हीट वैरायटी है ये 110 दिनों में मैच्योर हो जाती है। देखो ये व्हीट वैरायटी अच्छी इसलिए क्योंकि क्या है, पेस्ट इस पर अटैक नहीं कर सकते, इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोस्ट रेसिस्टेंट ऑफ लीफ एंड द स्टेम। इसके अंदर जो है हायर प्रोटीन होता है, जिंक भी अच्छा होता है, आयरन भी अच्छा होता है देन अदर कल्टिवेटेड वैराइटीज, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं नंदीकरण जूलॉजिकल पार्क, तो गाइस ये ओडिशा में है, ये भुवनेश्वर में स्थित है नियर कंजिका लेक। ये पहला जो है वर्ल्ड में जिसने वाइट टाइगर और मेलेनिस्टिक टाइगर को ब्रीड किया है एंड इज द ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ऑफ इंडियन पेंगोलिन्स इन द वर्ल्ड। तो गाइस आपको पता होना चाहिए इंडियन पेंगोलिन्स का ओनली सेंटर कहाँ पे है, वो नंदीकरण जूलॉजिकल पार्क है। रिसेंटली क्या है, जो नंदीकरण जूलॉजिकल पार्क है उन्होंने एक अपना इनोवेटिव दैट इज द अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम को क्या किया है, लॉन्च किया है, ताकि हम क्या कर सकें, एनिमल्स के लिए जो रिसोर्सेज है उन्हें मोबिलाइज कर सकें। लास्ट न्यूज़ आज की, नेचुप्यू टनल अरुणाचल प्रदेश। तो कोई सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए ये टनल है कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश में। अभी का डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट करें, मतलब इसका काम स्टार्ट किया है नेचुप्यू टनल को। ये कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। इसका रोड किस रोड पे होगा, बीसीटी रोड है, दैट इज द बलीपारा चारद्वार तवांग रोड है। ये 1.8 किलोमीटर की टनल है जो कि कंस्ट्रक्ट की जाएगी इस रोड पे, दैट इज द बलीपारा चारदुंगा तवांग रोड पे। इससे क्या आएगा, चाइना बॉर्डर का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर तक क्या आएगा, रिड्यूस होएगा। इसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।